हेलो बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किया फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का। आपने रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ा। ओके, अब हम ये देखेंगे इस टॉपिक में, इस पार्ट में कि ये सारी चीजें मतलब ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन ये निकाली कैसी जाती है प्रैक्टिकली। मतलब ये सारी थ्योरेटिकल बातें हमने की अब तक। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि आप ऑर्डर बताइए, आप लैब में जाइए, लैब में क्या करेंगे, कैसे ऑर्डर निकालेंगे, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ये हम इस हिस्से में डिस्कस करेंगे। ओके राइट। सो यहां पे टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में टॉपिक मिलेगा। इसमें जो सबसे पहला मेथड है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो जिससे हमें रेट लॉ पता लग सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लग सकता है, वो सबसे पहला मेथड है बच्चों ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एक या बच्चों ग्राफिकल मेथड, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। दोबारा याद दिला दूं मैं आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम वो मेथड्स पढ़ रहे हैं जिनकी हेल्प से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, हम रेट लॉ निकाल सकते हैं। रेट लॉ का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर समथिंग, राइट। उस इक्वेशन को हम रेट लॉ कहते हैं। ओके, तो हम रेट लॉ निकालने के मेथड डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। ग्राफिकल मेथड, दूसरा है बच्चों इनिशियल रेट मेथड। ये कुछ 5 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में। इनिशियल रेट मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। उसके बाद आएगा बच्चों हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। उसके बाद आएगा फोर्थ वन आएगा आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, रेट लॉ मेथड। और उसके बाद आएगा ओस्टवर्ल्ड मेथड, जो ज्यादा फेमस नहीं है बट हमें जिक्र करना है उसका भी। ओस्टवर्ल्ड मेथड, ओस्टवर्ल्ड्स, ये वही ओस्टवर्ल्ड है जिसे आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा। ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, वही ओस्टवर्ल्ड है, ओस्टवर्ल्ड्स मेथड। तो बच्चों ये 5 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी रिएक्शन का, रेट लॉ निकाल सकते हैं और रेट कांस्टेंट तक पहुंच सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों ये आप नोट कीजिए 5 मेथड, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, राइट। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो उसका रेट लॉ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 0। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसका रेट लॉ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू आर की पावर 1, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। अगर कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो उसका रेट लॉ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 2, राइट। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो उसका रेट लॉ ये होगा, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर है तो ये, सेकंड ऑर्डर है तो ये, थर्ड ऑर्डर है तो पावर 3 आ जाएगी। ओके, अब जरा एक चीज पे गौर फरमाइए। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख सकती है। अगर आप इसे y माने, इसे m माने, इसे x और c को 0 ले तो भाई ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, इसका मतलब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, देखिए ग्राफिकल मेथड में ग्राफ आ गया। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच,
रेट ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, क्योंकि एक्स का मतलब है ये वाली टर्म, आर नहीं, आर नहीं, आर के साथ जो भी उसकी पावर है वो उस पूरे को हमने एक्स माना है, यहां पावर 1 है तो एक्स हमारा आर हो गया, आर की पावर 1 हो गया। ओके, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, राइट, और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन की पावर 1 के बीच ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूं, सेकेंड ऑर्डर की बात करूं तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर लू या आर की पावर 2, गैस कीजिए बच्चों, यहां आर लेना चाहिए या आर की पावर 2, ऑब्वियसली आर की पावर 2, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो यहां है वो x है, जो भी यहां है वो x है, अगर यहां r की पावर 2 है तो x हमारे लिए ये पूरी टर्म है, r स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर x है, राइट, तो यहां पे मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन के। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, आई होप आपको पता होगा इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए। अगर कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो आर की पावर कितने भी कर लें वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकता, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में हमारे पास दो डेटाज होते हैं, दो डेटा होते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन होती है, राइट, और एक कंसंट्रेशन दे देता है रिएक्टेंट की। ओके, उस कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये ग्राफ हमने पावर 1 की और ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा, राइट। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, ओके, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तभी तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगा। ओके, ये भी पॉइंट है, जब कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उन दोनों के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अगर यहां पे पावर 1 रखकर, यहां रेट ऑफ रिएक्शन रखकर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब इसका ऑर्डर वो नहीं है जो हमने यहां लिया है। हमने पावर 1 ली है, राइट, पावर 1 लेने पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये रिएक्शन, जिस रिएक्शन के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, राइट, ये उस ऑर्डर की नहीं है जो हमने यहां पावर ली है, क्योंकि अगर ये उस ऑर्डर की होती तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाता, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता। ओके बच्चों, तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, राइट, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लेते हैं, राइट, और उस कंसंट्रेशन की कभी पावर 1 रखते हैं, कभी पावर 2, कभी पावर 3, और ये जब तक रखते जाते हैं जब तक कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना मिल जाए। जिस पावर पे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, हम कह देते हैं यही ऑर्डर है इस रिएक्शन का। ग्राफिकल मेथड में दोबारा सुने, हम ग्राफ बनाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर हम अलग अलग रखते हैं, और ये तब तक रखते जाते हैं जब तक कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आ जाए। स्ट्रेट लाइन आते ही जिस पावर के लिए वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, हम कह देते हैं ये रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन इस ऑर्डर की है। अगर पावर 2 पे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो इसका मतलब ऑर्डर 2 है, पावर 1 पे अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो इसका मतलब ऑर्डर 1 है, और अगर ग्राफ आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब कंसंट्रेशन का कोई असर ही नहीं पड़ रहा रेट ऑफ रिएक्शन पे। इसका सीधा एक ही मतलब निकलता है कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए। चलिए बच्चों, आप लैब में गए, लैब में जाकर आपने ये डाटा कलेक्ट किया, राइट, ये डाटा कलेक्ट किया। आपने देखा जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इतनी थी किसी रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड थी। जब आपने कंसंट्रेशन को 2 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गई, 4 कर दिया तो ये हो गई, 8 किया कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गई। ये डाटा आपको लैब से मिला, ओके, या आपने खुद ऑब्जर्व किया या किसी ने आपको लैब में एक्सपेरिमेंट कर कर तब दिया ये कागज जिसपे ये सब लिखा हुआ है। इस डाटा को देखकर, इन वैल्यूज को देखकर आपको यह बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। आई रिपीट, इस डाटा की हेल्प से आपको यह बताना है कि इस रिएक्शन, जिस रिएक्शन का ये डाटा है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ओके, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। हम ये करेंगे, राइट। और भी मेथड हो सकते हैं, बट फिलहाल हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। देखो बच्चों, आपने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन ली वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आर ले लिया और आर की पावर 1 ले ली, राइट, आर की पावर 1, ओके, आर की पावर 1। चलिए, जब आर की वैल्यू 1 थी, 1 का पावर 1 ही रहेगा, ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 थी, यानी ये लगभग मैं कह सकता हूं कि यही आएगी बिल्कुल। ये 50 है, ये एक हमने जो स्केल लिया है वो 50 का लिया है, तो ये बिल्कुल नीचे यही हमें कहीं देखने को मिलेगी, इससे भी नीचे, पर हम यहां मान लेते हैं। मतलब ये पहला पॉइंट यहां पे है इस ग्राफ में। जब हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 24 हो गई, डबल किया रेट ऑफ रिएक्शन 24, ये 50 है, आधा 25 रहेगा, तो लगभग इससे थोड़ा नीचे हम ये मान लेते हैं। फिर हमने आर को डबल किया यानी 4 कर दिया, राइट, 4 करने पर रेट ऑफ रिएक्शन होगी 192। 192 का मतलब ये 200 है 4 पे, तो लगभग 200 से थोड़ा सा नीचे ये यहां आएगा। रेट आर को तब हमने फिर डबल किया कंसंट्रेशन को, तो ये 1536, मतलब ये बहुत ऊपर चला गया। 8 करने पर लगभग ये यहां आ गया। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको मिल रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो डाटा हमें गिवन है जिस रिएक्शन के लिए, वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि आर की पावर 1 रखने पर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया। ओके बच्चों, अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं किसी और ऑर्डर के लिए। इस बार बच्चों हमने आर की पावर 3 लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी हमें गिवन थी उसका क्यूब करके तब हमने एक्स एक्सिस पे लिखा है। और अच्छे से समझने के लिए देखिए, सबसे पहले आर 1 था, तो हमें 1 नहीं 1 का क्यूब लेना है, क्योंकि आर की पावर 3 लिया है हमने, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो जब आर क्यूब, राइट, आर क्यूब 1 होगा तब रेट ऑफ रिएक्शन 3, यानी लगभग ये 1 यहां अगर आता है तो मैं यहां पॉइंट लगा सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, ओके, ग्राफ पेपर पे और क्लियर होता है। खैर, R2 है, पर हमें 2 नहीं लेना एक्स एक्सिस पे, हमें 2 की पावर 3 यानी 8 लेना है। यानी जब R8 होगा तब रेट ऑफ रिएक्शन 24, यानी ये यहां तक 10, थोड़ा और पीछे जाएंगे 8 लगभग, राइट। 24 का मतलब 25 का आधा, सॉरी 50 का आधा 25, लगभग यहां मुझे ये पॉइंट रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 4 की पावर 3 लेंगे, यानी 64 पे 192, 64 लेना है, आर की पावर 3 लेनी है, 60 यहां पे आपका 70, तो ये लगभग यहां 64 पे 192 पॉइंट अबाउट यहां कहीं देखने को मिलेगा मुझे। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आई फाइंड ए स्ट्रेट लाइन, राइट। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि जिस रिएक्शन का ये डाटा गिवन है वो रिएक्शन इस ऑर्डर की है, क्योंकि ये पावर रखने पर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। ओके बच्चों, तो ये हमारा पहला मेथड था जिसको हमने नाम दिया ग्राफिकल मेथड। दोबारा एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच ग्राफ बनाते हैं, राइट।
रिएक्टेंट की के कंसंट्रेशन की पावर हम अलग अलग रखते हैं, और ये तब तक रखते हैं जब तक हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आ जाए। जिस पावर पे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है वही पावर उस रिएक्शन का ऑर्डर होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। बच्चों नेक्स्ट है इनिशियल रेट मेथड। पर्सनली मेरा फेवरेट और ये इंपॉर्टेंट भी है। जो भी मेथड हम कर रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल रेट मेथड है। देखिए बच्चों, और इसमें इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में भी, और आप जो भी कंपटीशन टेस्ट देने वाले हैं उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। देखिए इनिशियल रेट मेथड क्या होता है। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टेंट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। प्रोडक्ट पी है। ओके, अब समझिए इसे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर गामा। मान लेते हैं ए का ऑर्डर अल्फा है, बी का बीटा है, सी का गामा है। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ओके, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब लैब में गए, समझना आप इसे। लैब में गए, रेट ऑफ रिएक्शन, लैब में जाकर आपने क्या किया, एक ही कंसंट्रेशन कुछ रखी और कुछ को मैं A1 कह रहा हूं। ओके, अपने एक ही कंसंट्रेशन 0.5, 0.6 मोल पर लीटर जो भी ली कंसंट्रेशन, उसको हमने A1 नाम दे दिया। बी की कंसंट्रेशन को B1 कह दिया, सी की कंसंट्रेशन को C1 कह दिया। मतलब आपने ए की इतनी कंसंट्रेशन ली, बी की इतनी, सी की इतनी, अमाउंट मिक्स करके ये देखा रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, और रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं ये आ गई। ओके, नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट दोहराया, बट इस बार थोड़ी सी तब्दीली की, थोड़ा सा बदलाव किया। वो क्या था बच्चों, इस बार आपने के वही रहेगा, ए को कुछ और ले लिया, मतलब ए की कंसंट्रेशन, ए का अमाउंट चेंज कर दिया। ओके, ए का अमाउंट चेंज करने पर ऑर्डर नहीं बदलता। मतलब अगर ए का ऑर्डर अल्फा था 0.5 पर, तो अमाउंट चेंज करने पर भी वही रहेगा। ऑर्डर तो फिक्स रहता है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, पर ऑर्डर तो नहीं बदलता ना। मेरा कहने का मतलब कंसंट्रेशन बदलने पर ऑर्डर नहीं बदलेगा, कंसंट्रेशन बदलने पर के नहीं चेंज होगा, रेट कांस्टेंट जितना यहां था वो ही यहां रहेगा। बी की कंसंट्रेशन आपने वही ले ली जो पहले ली थी। बी पहली बार जितना लिया था, इस बार भी आपने उस रिएक्शन के दौरान बी को उतना ही ऐड किया, सी को भी उतना ही लिया जितना पहले था, बस ए की कंसंट्रेशन चेंज कर दी। इससे रेट ऑफ रिएक्शन बदल गई। मान लो अब रेट ऑफ रिएक्शन हो गई 2। अगर वैसे मैं आपसे पूछूं इन जनरल, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलती, ऐसा करने पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलती, तो इस बात का क्या अंदाजा लगाते हैं? हमने ए को चेंज किया, ए की कंसंट्रेशन चेंज की, राइट, बट इससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे क्या अंदाजा लगाएंगे आप? आई होप आप में से काफियों ने जवाब दे दिया होगा। इससे यह अंदाजा लगेगा कि अल्फा 0 है, इससे यह अंदाजा लगेगा कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, क्योंकि इसके अमाउंट का अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब उसका ऑर्डर 0 है। ठीक है, खैर ऐसा हुआ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुई। ये रिएक्शन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ओके बच्चों, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं तो मैं यही लिख रहा हूं, आपको अलग लिखना है नोटबुक में उतारते टाइम। आप लिखोगे यहां डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 2। ओके, इससे आगे क्या होगा मैं यही लिख रहा हूं, इसको इससे डिवाइड करेंगे दिस। ओके, आपको पूरा लिखना है, इसके आगे लिखना है, मैं इसको हटा रहा हूं। हम डिवाइड पे पहुंच गए सीधे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ऑर्डर भी वही है, बी कंसंट्रेशन भी हमने उतनी ली, ये कैंसिल। तो यहां पे आ गया जो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पहले आई थी अपॉन जो अब आई ए को बदलने पर, वो यानी रेट ऑफ रिएक्शन 1 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज इक्वल टू A1
पहले जितना a था बाद में जितना a लिया, a का अमाउंट चेंज किया, रेज टू पावर अल्फा, इसकी पावर अल्फा, इसकी पावर अल्फा, तो दोनों की पावर हम इस तरीके से अल्फा लिख सकते हैं। ओके, काम क्या था, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ऑर्डर निकालना था जी, अल्फा निकालना था। ओके, तो बताओ बच्चों अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे। याद रखना, जब भी आपको पावर सोल्व करनी हो, पावर की वैल्यू निकालनी हो, राइट, तब तब आप लोग का यूज करोगे, लोग का। अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो आपको लोग लेना पड़ेगा। ओके, लोग लेंगे हम। ओके, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, इससे आगे जो आएगा वो मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि हम फ्रेम से बाहर ना जाएं और बात बनती रहे। आपको लिखते रहना है साथ के साथ। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं इसे। ओके, 1 और 2 वो थी, ये थर्ड होगी। टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप ये लाइन यहां लिखोगे इससे नीचे, टेकिंग log both the sides. What we get? Log R rate of reaction पहले अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन बाद में, बाद कब, जब आपने A को चेंज कर दिया था, इज इक्वल टू log पहले जो A की कंसंट्रेशन थी बाद में जो A की कंसंट्रेशन थी, पावर अल्फा। राइट, अल्फा आगे आ जाएगा यहां से, देखिए अल्फा आगे आकर क्या बनाएगा, अल्फा log A1 अपॉन A2, राइट, पावर आगे आ जाती है, log R रेट ऑफ रिएक्शन पहले अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन जब A को चेंज कर दिया था तब, राइट। यहां से लोग A माइनस बी जो भी वैल्यूज आएंगी वो आप लोग टेबल से देखेंगे, इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा लोग रेट ऑफ रिएक्शन पहले जो थी, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, लोग A1 बाई A2, राइट। ये मेरा अल्फा हो गया जिसे मैं सोल्व करना चाह रहा था, ये मेरा अल्फा हो गया। ओके, जल्दी से बताइए, सोचिए बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा कैसे निकालेंगे, देखिए अभी करते हैं। ये हमारा रेटला है बच्चों, मान लेते हैं A इतना है, B इतना, C इतना, और एट दैट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इतनी है। हमने इस बार A को उतना ही रखा जितना पहली बार रखा था, ओके, बट इस बार हमने B का अमाउंट चेंज कर दिया, राइट, B का अमाउंट चेंज कर दिया। C को इनिशियली वही रखा जो पहले था, C का अमाउंट वही रखा, ऑर्डर तो वही रहेगा, इससे रेट ऑफ रिएक्शन बदलकर ये हो गई। फिर दोबारा से पूरी बात वही दोहराई जाएगी, इस बार ये कैंसिल, C कैंसिल, सिर्फ B बचेगा, राइट। यहां से बीटा कैसे निकलेगा, बीटा इज इक्वल टू लॉग, अब यहां पे लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे लिखेंगे एज प्रीवियसली वी सोल्व अल्फा in a similar manner we can calculate beta like this, concentration of B1 upon concentration of B2। okay, जब आप similarly लिखकर आगे क्या लिखेंगे, similarly gamma is equal to log R rate of reaction 2 log C1 by C2। ये है बच्चों इनिशियल रेट मेथड, ये है इनिशियल रेट मेथड। आइए अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर देखते हैं, राइट। ये डेरिवेशन आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ओके, लोग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी कंपटीशन टेस्ट में बैठे हैं, जब इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखते हैं बच्चों कैसे, आइए देखिए बच्चों, जो हमने अभी किया है उस पे बेस्ड है ये, इस बार लोग का यूज करने की जरूरत नहीं है, अब करना चाहो तो कर भी सकते हो, बट पहले इस न्यूमेरिकल को, इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन हम करने की कोशिश करते हैं। पेन नहीं उठाना, सिर्फ इस क्वेश्चन को देखो और फिर तरीका डिस्कस करते हैं। पहले कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखो A कहां फिक्स है या B कहां फिक्स है, पहले ये देख लो। चलो हम यहां ये देख लेते हैं A कहां सेम है। तो अगर आप 1 2 3 4, अगर आप दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें, राइट, पहली बार आपने इसको इतना लिया, इसको इतना लिया, रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड, इसको इतना रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गई, इसको इतना रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गई। ओके, तो अब ये देखो A को आपने कहां फिक्स रखा, दूसरे और तीसरे केस में A फिक्स है,
ए तो सेम है, राइट, बी को आपने डबल कर दिया। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन 72 से 288 हो गई। पहली बात आप ये बताओ कि दूसरे तीसरे को जब आप देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आया है, बदलाव आया है, ये किसकी वजह से आया है? ए की वजह से? नो, बिकॉज ए तो हमने जितना पहले था उतना ही रखा, बट बी को डबल किया, तो यहां पे जो चेंज देख रहे हो ये बी की वजह से है। ओके, बी को कितना किया? बी को डबल किया। बी को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई या 4 टाइम्स हो गई? 4 2 8 4 7 28, तो 288 4 टाइम्स हो गई। बी को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई। किसी के डबल करने पर, दुगने करने पर वो 4 कब बनता है? अगर मैं किसी को डबल करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर 4 टाइम्स हो जाती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आर को डबल करूंगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आर की जो पावर है वो 2 है। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं तो बी को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, मतलब इसको डबल करने पर ये 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या है? इसकी पावर 2 है, तभी तो उसको डबल करने पर वो वैल्यू जो चेंज होकर हमें मिल रही है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें मिल रहा है वो 4 टाइम्स हो रहा है, राइट। तो यहां से मैं कह सकता हूं बी का ऑर्डर 2 है, ठीक है, यहां नहीं लिखना, बट फिलहाल हम रफली ये बात कर रहे हैं। अब ए की बात करते हैं, ए का ऑर्डर निकालते हैं। ए का ऑर्डर के लिए आप ये देखो बी कहां सेम है, बी को फर्स्ट और फोर्थ में सेम रखा गया, राइट, बी 0.1 और लास्ट में भी 0.1 है, तो आप फर्स्ट और फोर्थ को देखिए। अच्छा, बी को सेम रखा गया, ए को 4 टाइम्स कर दिया, बी को सेम रखा गया, ए को 4 टाइम्स कर दिया, तो बताओ ये जो चेंज आया है 6 से 24, ये किसकी वजह से आया होगा? ये ए की वजह से ही आया होगा, क्योंकि बी तो हमने दोनों एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट और फोर्थ में सेम रखा, राइट। तो जब हमने ए को 4 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई। इसका मतलब ए का ऑर्डर क्या है? इसका मतलब ए का ऑर्डर 1 है। जब ऑर्डर 1 होता है तो वो डबल करने पर डबल होता है, 4 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स, 3 टाइम्स करने पर 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स हो गया। इससे हमें पता लगा कि ए का ऑर्डर 1 है। यही दोनों क्यों चूज किए? क्योंकि इस दौरान बी फिक्स था। ओके बच्चों, तो यहां से मैं कह सकता हूं रेट लॉ क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 2। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे डाटा दे देगा, फिर उस पर पूछेगा कि इसका रेट लॉ लिखिए, ये इक्वेशन लिखिए। ओके बच्चों, एक दो और प्रॉब्लम करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये कोई रिएक्शन है, राइट, उसमें जो डाटा गिवन है इस रिएक्शन का वो ये है, और इस डाटा की हेल्प से, ये इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से हमें ए और बी का ऑर्डर बताना है। ओके, तो सबसे पहले किसे देखेंगे? ए या बी में से किसी को देख लो। जैसे फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में बी सेम है 0.1 0.1, ए को 0.1 से 0.2 कर दिया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन अगर चेंज हुई है तो किसकी वजह से चेंज हुई है? क्योंकि बी का अमाउंट तो सेम है, तो जो बदलाव आया वो ए में चेंज करने की वजह से आया है। अब देखते हैं चेंज कितना आया है। जब हमने ए को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, 0.05 का डबल होता है 0.10। ओके, जब हमने ए को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, इसका मतलब ए का ऑर्डर 1 है। अब आते हैं बी पर। ए कहां सेम है? फर्स्ट और लास्ट ए सेम है, बी को डबल किया, बी को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, तो बी का ऑर्डर 0 है। इसका मतलब ये रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें ए का ऑर्डर 1 है और बी का 0 है। ओवरऑल इनको ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इस बेस पे हम कह सकते हैं ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके बच्चों, और चलते हैं आगे। अच्छा एक सेकेंड, इसको आप लोग जो हमने अभी आप कहोगे सर जो अभी हुआ था अल्फा इज इक्वल टू लोग, वैसे क्या कर सकते हैं? जरा देखो, उसमें थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, वैसे ही देखने से पता लग रहा है। इसको अगर आप अल्फा की हेल्प से करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था? लोग R1/R2। मान लो हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को हम इन्हें एक्सपेरिमेंट बोलेंगे।
फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं, तो बी सेम है तो सिर्फ आर को ही लिखेंगे, तो लोग R1 यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन थी 0.05 अपॉन बाद में कितनी हो गई 0.10 अपॉन लोग ए नोट सॉरी A1 यहां पे कितना था 0.1 अपॉन 0.2, यहां पे 0.2 भाई वहां पे क्या था लोग R1 अपॉन R2 अपॉन लोग A1 बाई A2, यही हमने यहां किया है। अगर आप यहां देखोगे तो 1/2 आएगा, यहां से भी 1/2 तो कैंसिल होकर अल्फा 1 आ गया, तो ए का ऑर्डर 1 है। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको लोग तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी न्यूमेरिकल में लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड डाटा आपके पास आ जाए, उसमें आपको लोग लेना ही लेना पड़े, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट लोग से भी हमारा काम चल जाएगा, हम ऑर्डर बता पाएंगे विदाउट लॉग। ओके देखिए, अच्छा इसका एक और तरीका भी है, इसका एक और तरीका भी है, जैसे इन जो सेम है उनको डिवाइड कर दो, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन 0.05 अपॉन 0.10 इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर अल्फा मान लो, A1 कितना है 0.1 अपॉन 0.2 की पावर अल्फा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। ओके ये रेट ऑफ रिएक्शन बी सेम है, कैंसिल आउट होकर सिर्फ ए ही बचेगा, बी की पावर बीटा वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर अल्फा। तो 1/2 की पावर क्या करें कि वो 1/2 बन जाए, ऑब्वियसली 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, यहां से भी हम ये कह सकते हैं। ओके ऐसे भी अगर हम बी की बात करें तो चलिए बी के लिए ऐसे ही सोल्व करते हैं। बी के लिए हमें एक सेम कहां है ये देखना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड में, तो बी है 0.1 अपॉन 0.2 की पावर बीटा इज इक्वल टू, यहां देखो 0.05 अपॉन 0.05 1 आ जाएगा, ये 1/2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1। ओके 1/2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं 1/2 की पावर 0, भाई समथिंग रेज टू पावर 0 1 ही तो होता है, तो इसका मतलब 1/2 बीटा, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो बीटा इक्वल टू 0, यहां से भी हम सोल्व कर सकते हैं ऐसे। तो लोग की जरूरत आपको कम ही पड़ेगी। बच्चों थर्ड मेथड है रेट लॉ या ऑर्डर और रेट कांस्टेंट पता करने का, हाफ लाइफ मेथड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज देखिए, आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, या जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, चलो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उनका हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, आई होप आपको याद होगा, R0/2k, am I right? R0/2k। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसको याद नहीं उसे सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसे, 0.693/k। सेकेंड ऑर्डर का क्या रहता है टी हाफ, सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ होता है 1/R0 इंटू 1/k, मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1/k इंटू R0। ओके चलिए ऐसे ही आगे हम जा सकते हैं, बट यहीं तक हमारा काम चल जाएगा इन्हीं 3 एग्जांपल से। अगर आप देखें जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब मैं कांस्टेंट हटा देता हूं, कांस्टेंट है 1/2k, इस 2k को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इंटू 1/2k, ये कांस्टेंट है राइट। अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा इक्वल टू की जगह, जैसा हम जनरली करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं, इस बार हमने कांस्टेंट हटा दिया तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं R0, या ऐसे लिख सकता हूं नीचे जाकर R0 की पावर -1। ओके सो नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0। ये तो फेमस है इस बात के लिए फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता मतलब पावर 0 है। आगे चलते हैं, यहां पे सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट हटा दिया। ओके क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं यहां, जीरो ऑर्डर के लिए पावर -1 थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर 0 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपोन करके 1/R0 की पावर 0। ओके
सेकेंड ऑर्डर के लिए पावर 1 थी, तो बताओ प्रोपोर्शनलिटी थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। जीरो ऑर्डर के लिए 1/r0 की पावर -1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए r0 की पावर 0, सेकेंड ऑर्डर के लिए r0 की पावर 1, तो बताओ थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आएगा? थर्ड ऑर्डर के लिए यहां आएगा 1/r0 की पावर 2। ओके, फोर्थ ऑर्डर के लिए यहां लिख देते हैं आगे। फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या आएगा? यहां फोर्थ ऑर्डर की अगर हम बात करें तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0 की पावर 3, पक्का यही आएगा। ओके, अगर मैं nth ऑर्डर की बात करूं, nth ऑर्डर की, तो बताओ टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फॉर nth ऑर्डर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0, बताओ क्या आएगा? यहां जीरो के लिए -1 आया, 1 के लिए 0 आया, 2 के लिए 1 आया, 2 के लिए 1 आया, 3 के लिए 2 आया, तो n के लिए क्या आएगा? यहां n-1। क्या मैं सही हूं? नहीं, आई एम सॉरी, 1 - n, नॉट n-1, 1 - n। कैसे? अब रखो nth ऑर्डर के लिए n की जगह 0 रखो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा? r0 की पावर 1 - 0, n-1 या 1 - n या n-1, सॉरी सही था वो, n-1। ओके, n की जगह 0 रखो, तो 0 - 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 रखिए, 1 - 1 0, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 - 1 1, थर्ड ऑर्डर के लिए 3 - 1 2, n ऑर्डर के लिए n-1। यानी किसी भी ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 इनिशियल कंसेंट्रेशन रेज टू पावर जो भी उसका ऑर्डर है उसमें से एक कम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स ले जाइए, पीछे लेके जाइए, दोबारा देखिए, आपको समझ में आनी चाहिए बात। आगे जाकर इस पे एक डेरिवेशन बनेगा। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r0 की पावर इनिशियल कंसेंट्रेशन रेज टू पावर जो भी ऑर्डर है उसका एक कम। ओके, चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हमें इस बात से nth या n का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम। ओके, देखिए बच्चों, n का वैल्यू कैसे निकलेगा। मान लेते हैं आपके पास कोई nth ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपने कहा भाई साहब मुझे टी हाफ बताओ इसका। भाई साहब आपने किसी से कहा कि भाई कोई भी हो आप मुझे ये बता दो रिएक्टेंट आधा कितनी देर में हो रहा है। ओके, आधा कितनी देर में हो रहा है मतलब टी हाफ। ओके, तो उसने कुछ बताया, तो आपने कहा देखो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0 की पावर n-1, हमारा n-1 ही था या 1 - n था? n-1। ओके, अच्छा, एक बार आपने इनिशियली जो रिएक्टेंट लिया वो मान लेते हैं इतना लिया r0 1, भाई 2 किलो लिया पहली बार, फिर उसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट किया तो इतना आ गया। अगली बार आपने इनिशियली 10 किलो ले लिया रिएक्टेंट, राइट, n-1 10 किलो ले लिया। इस बार पहली बार आपने 2 किलो लिया था, इस बार आपने 10 किलो लिया, तो मैं इस कंसंट्रेशन को, इस अमाउंट को 2 से दिखा रहा हूं। इस बार हाफ लाइफ टाइम कुछ हो रहा है। अगर हाफ लाइफ टाइम उतना ही आ रहा है इसका क्या मतलब होगा? अगर आपने इनिशियल जितना अमाउंट लिया था, राइट, अगली बार इनिशियली कुछ और अमाउंट लिया बट हाफ लाइफ टाइम वही रहा आया, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर नहीं है। जीरो ऑर्डर कब होती? जब उसके चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता। याद रखो बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए जो कंसंट्रेशन है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, राइट। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के केस में कंसंट्रेशन का कुछ असर नहीं पड़ेगा हाफ लाइफ टाइम पर। इन दोनों को बहुत बार बच्चे मिक्स कर देते हैं। ओके, तो आपको नहीं करना है। तो हाफ लाइफ टाइम चेंज हो गया, अगर नहीं चेंज होता तो पक्का फर्स्ट ऑर्डर थी। ओके, हाफ लाइफ टाइम चेंज हो गया। इस बार पहले ये लिया था, इतना लिया था रिएक्टेंट, अगली बार इतना, पहली बार हाफ लाइफ टाइम इतना था, दूसरी बार इतना, राइट। तो यहां से ये बन गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फिर दोबारा से वही करेंगे, क्या करेंगे
हवन नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। राइट, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आपको आगे लिखना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यही कर रहा हूं। ओके, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनका जो कांस्टेंट होगा, जो होता, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर मैं इसे इक्वल टू लिख सकता हूं, क्योंकि अगर कुछ कांस्टेंट होता तो डिवाइड होकर कैंसिल आउट होकर इक्वल टू बन जाता, ये बन गया। राइट, इसको मैं कैसे लिखूंगा, कुछ हेरा फेरी करें, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा, देखना बच्चों अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे टोकना, पर टोकोगे कैसे, आर नोट ऊपर गया तो पावर क्या होगी, n-1, और ये पावर 1, इसको अंदर ही लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, n-1, और कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 या 2, 1 अपॉन ऊपर चला गया, ये आ गया बच्चों आर नॉट n-1, कंसंट्रेशन इनिशियली कितने लेके चले थे, इतनी लेके चले थे। राइट, ओवरऑल मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताना बताना बताना, आर नॉट कितना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, नहीं 1 अपॉन दिस 2 आएगा ये, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, n-1 अपॉन, इसको पूरे की पावर लिख दें, इसको लिख देते हैं यहां 2, और ये आर नॉट 1 की पूरे की पावर n-1, ये बात सही है। यहां से अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि n ऑर्डर है हमारे लिए, n की वैल्यू निकालनी है, तो पावर को सोल्व करने का वही पुराना सा तरीका, लोग ले लेंगे बच्चों। राइट, टेकिंग लोग बोथ साइड, n-1 आगे आ जाएगा, उससे हम n तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड मेथड है जिसमें हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, राइट, अब इस यहां तक हम ये 3 ही मेथड पढ़ेंगे, 2 लेक्चर के लिए, या सॉरी 2 मेथड्स के लिए हम दूसरा लेक्चर तैयार करेंगे। ओके बच्चों, तो इन तीनों मेथड्स को ध्यान से देखना है, समझना है, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं।